इंट्रोडक्शन। इग्नोर एवरीबॉडी सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लगेगा भी, क्योंकि किसी को इग्नोर करना उसका अपमान करने जैसा है। अगर मैं ये कहूं कि लोगों को इग्नोर करना खुद की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है तो आप मेरी बात पर हंसेंगे, पर यह बात हंसी में उड़ा देने जैसी नहीं है। जरा आगे गौर फरमाइए। कुछ दिनों पहले की बात है, मैं अपने एक जानने वाले से बात कर रहा था और मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर यह महसूस हो रहा था कि वो मेरी बातों पर ध्यान न देकर बल्कि मुझे इग्नोर कर रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे थे, इसकी वजह तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर मैंने उसी वक्त अपने मन में ये ठान लिया कि मैं भी अब उनको ज्यादा भाव नहीं दूंगा। अगर वो खुद को मुझसे ज्यादा होशियार समझते हैं तो मैं भी कोई कम नहीं हूं। मेरी भी आखिर एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। वैसे ऐसी सिचुएशन में मेरी जगह आप होते तो क्या करते? मुझे यकीन है कि आपका भी वही रिएक्शन होता जो उस वक्त मेरा था। ये सिंपल ह्यूमन नेचर है। हम सब अपनी लाइफ में दूसरों की नजरों में अपनी इंपॉर्टेंस चाहते हैं, और जब कोई हमें इंपॉर्टेंस नहीं देता है तो हम में से हर किसी को उस इंसान को लेकर मन में एक तरह का इरिटेशन होने लगता है। लेकिन हर वक्त हम हर किसी की नजरों में इंपॉर्टेंट नहीं बने रह सकते, क्योंकि वक्त और सिचुएशन के अनुसार दूसरों की नजरों में हमारी इंपॉर्टेंस कम या ज्यादा होती रहती है। यह भी एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर है। पर जब हम किसी ऐसी सिचुएशन से गुजरते हैं जहां कोई हमें इग्नोर करता है तो हम उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और थोड़े से नेगेटिव होकर बात को अपने ईगो तक ले आते हैं, और इस तरह से हमारे उस इंसान के साथ संबंधों पर फुल स्टॉप लग जाता है। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है और इसी वजह से मैंने अपनी लाइफ में बहुत से रिश्ते भी खोए हैं और दूसरों की बातें सुनकर बहुत से गलत फैसले भी लिए हैं। मुझे जिंदगी का ये परम ज्ञान बहुत बाद में मिला कि अगर हम अपनी खुद की तरक्की चाहते हैं तो हमें सभी को इग्नोर करना चाहिए। यकीन मानिए, जब से मैंने इग्नोर एवरीबॉडी के मंत्र को अपने जीवन में उतारा है तब से मैं बहुत खुश रहने लगा और लगातार सफलता की सीढ़ियां भी चढ़ रहा हूं। अब आपको ये लग रहा होगा कि मैं ये कैसी बकवास कर रहा हूं। भला किसी को इग्नोर करके कोई सफल भी हो सकता है? दोस्तों, जिंदगी में हमें बहुत से लोगों के साथ की जरूरत होती है और दूसरों को इग्नोर करने से उनको भी उतना ही बुरा लगता है और इंसल्ट फील होती है, जैसे कोई जब हमें इग्नोर करता है और हम अपनी इंसल्ट फील करते हैं। तो फिर कैसे हम सभी को इग्नोर कर मनचाही सफलता पा सकते हैं? इस सवाल का जवाब पाने के लिए अगर आप उतावले हो रहे हैं तो मुझे आपको ह्यू मैकलियोड की लिखी हुई किताब इग्नोर एवरीबॉडी के बारे में बहुत कुछ बताना होगा। ह्यू मैकलियोड के बारे में अगर आप ज्यादा नहीं जानते हैं तो उनकी इस किताब के बारे में बात करने से पहले मुझे आपको उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देनी होगी, ताकि आप भी उनकी कही बातों के मतलब को आसानी से समझ सकें। दोस्तों, ह्यू मैकलियोड एक सक्सेसफुल ब्लॉगर, कार्टूनिस्ट, आर्टिस्टिक डायरेक्टर और लेखक हैं। ह्यू ने अपने करियर की शुरुआत कार्टून्स बनाने से की थी, लेकिन उन्हें अपने इस काम से मनचाही सफलता नहीं मिल रही थी। इसी के चलते उन्होंने बाद में कुछ नया करते हुए एक बड़े ही इनोवेटिव तरीके से बिजनेस कार्ड्स के पीछे कार्टून बनाना शुरू किया और अपने काम में सफलता प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर इग्नोर एवरीबॉडी किताब लिखी, जो पहले ई बुक के रूप में आई थी। दुनिया भर में उसकी इस बुक को तकरीबन 5 मिलियन से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया और फिर प्रिंट रूप में उनकी इस किताब इग्नोर एवरीबॉडी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की सर्वश्रेष्ठ विक्रेता सूची में अपनी जगह बनाई। आपके लिए खुशी की बात यह है कि आपको इस किताब में कही गई वो सारी बातें कुकू एफएम पर सुनने को मिलेंगी, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इग्नोर एवरीबॉडी को लेकर आपके मन में बनी हुई जिज्ञासा को खत्म करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं और इस किताब में कही गई बातों के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, ये बुक समरी उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित हो सकती है जो क्रिएटिव नेचर के हैं और अपनी लाइफ में कुछ अलग हट के करना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्या है इस बुक समरी में। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कुकू एफएम पर
ह्यू मैकलियोड की लिखी हुई किताब इग्नोर एवरीबॉडी की बुक समरी। मैं हूं आरजे गौहर परवेज। कुकू एफएम सुने जो मन चाहे। इग्नोर एवरीबॉडी। दोस्तों, हमारे मन में कोई भी नया विचार आने पर उसे इम्प्लीमेंट करने से पहले मन में एक और दूसरा विचार जरूर आता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अगर हम सक्सेस नहीं हुए तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। किसी भी काम को शुरू करने से पहले इस तरह की बातें हमारे दिमाग में घूमने लगती हैं। बस इसी एक विचार की वजह से बहुत कुछ जो हम यकीनन कर सकते हैं पर नहीं कर पाते। किसी भी नए काम की शुरुआत एक इनोवेटिव थॉट से ही होती है और अपने काम को लेकर ये इनोवेटिव थॉट्स हम सभी के दिमाग में कभी न कभी पैदा होते ही हैं। लेकिन अफसोस, हम में से बहुत कम लोग ही दूसरे लोगों के कहने और सोचने का डर छोड़कर उस विचार को जिंदगी दे पाते हैं। कहा जाता है आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। यानी कि दुनिया में आज तक जितने भी आविष्कार हुए हैं वो जरूरत पड़ने पर किसी न किसी के दिमाग की ही देन है। जैसे सब्जी काटने के लिए हमें चाकू की जरूरत महसूस हुई तो हमने चाकू बना लिया। कपड़े सिलने के लिए हमें मशीन की जरूरत पड़ी तो हमने सिलाई मशीन भी बना डाली। पुराने जमाने से लेकर आज तक देखें, जो हमने बचपन में कभी नहीं देखी थी या अपनी लाइफ में जिसके होने तक की कल्पना नहीं की थी। आपको क्या लगता है, जिन लोगों ने भी इन चीजों को बनाया, क्या उनके मन में इस बारे में शुरुआत करने से पहले कभी यह ख्याल नहीं आया होगा कि लोग क्या सोचेंगे? जरूर आया होगा, क्योंकि यह नॉर्मल है। और किसी भी नए काम की शुरुआत करने से पहले हर इंसान असफल होने की डर की आशंका से डरता है और फिर ये डर ही उसे शुरुआत करने से रोक देता है। ह्यू अपने बारे में बताते हुए ये कहते हैं कि जब उन्होंने पहली बार कार्टून ऑन बैक ऑफ बिज कार्ड यानी बिजनेस कार्ड्स की बैक साइड पर कार्टून बनाने की शुरुआत की तो लोगों ने सोचा कि वो पागल हो गए हैं। भला किसी को बिजनेस कार्ड की बैक साइड में कार्टून बनवाकर क्या फायदा होगा और लोग क्यों ऐसा करेंगे? उनके दोस्त और रिश्तेदार उन्हें ये सलाह देने लगे कि वो कुछ ऐसा करने की कोशिश क्यों नहीं करते जो बाजार में चल रहा हो और जिसे लोग आसानी से पसंद करने लगें। ह्यू उस वक्त अपने ही लोगों की कही ऐसी बातों से हताश हो गए थे। चारों तरफ से नेगेटिव बातें सुनकर एक पल को उनके मन में भी यह ख्याल तो आया कि कहीं वो किसी गलत काम में अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। अनुभव तो आपने भी कई बार किया होगा कि कई बार रूटीन लाइफ से हटकर अगर हम कोई डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं या कोई ऐसा काम करने की सोच रहे होते हैं जो पहले कभी किसी ने ना किया हो, तो ऐसा करने से मना करने वाले सबसे पहले हमारे अपने आसपास के लोग ही होते हैं। वो हर संभव तरीका अपनाते हैं कि हम अपनी लाइफ में कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे हमें अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़े। उन बातों को सुनकर ही हमारा दिमाग आधा खराब हो जाता है और हमारे सोचने की दिशा बदलने लगती है। यही वो पल होता है जब हम कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जो या तो हमारी जिंदगी बदल देता है या फिर हम जहां जैसे भी हैं उसी कंफर्ट जोन में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ह्यू आगे कहते हैं कि हमारा विचार जितना मौलिक होता है, दूसरे लोग हमें उतनी ही कम अच्छी सलाह दे पाते हैं। लेकिन उस वक्त हम ये नहीं जानते कि हमारा विचार अच्छा है भी या नहीं। एक अच्छा विचार हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखता है। हमारे दोस्त और रिश्तेदार भले ही हमें सच्चे दिल से चाहते हों, लेकिन हो सकता है कि वो ये नहीं चाहते हों कि हम बदलें। अगर हम बदलते हैं तो हमारे साथ उनके हमारे लिए सोचने का नजरिया भी बदलता है। कोई भी इंसान किसी को भी वैसे ही पसंद कर सकता है जैसा वो है, और इसी वजह से हमारे दोस्त और रिश्तेदार हमें चाहते हैं, हमसे प्यार करते हैं। एक विचार की बदौलत अगर हम बदल गए तो हो सकता है जिंदगी की बहुत सी बातें भी बदल जाएं और हम कुछ लोगों से दूर भी हो जाएं। इसी वजह से हमारे आसपास के लोग हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आने देते हैं। अच्छे विचार हमारे रिलेशन को मेंटेन करने के हमारे नजरिए को भी कुछ हद तक चेंज करते हैं।
यही कारण है कि अच्छे विचारों का हमेशा विरोध किया जाता है। अच्छे विचार बहुत ही ज्यादा चैलेंज के साथ आते हैं, इसलिए बहुत कम लोग उस पर अमल कर पाते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी उससे दूर रहने की सलाह देते हैं। ह्यू को जब उनके विचारों को लेकर लोगों ने टोकना शुरू किया तो उन्होंने उन सभी को इग्नोर करते हुए अपने उन्हीं विचारों को अमल में रखने की शुरुआत की जो अभी हम कुछ देर पहले ही सुन चुके हैं। ह्यू को अपने इस निर्णय से अपने नए काम में जल्दी सफलता नहीं मिली, लेकिन लगातार प्रयास करते रहने से वो आखिरकार सफल हुए और लोगों ने उनके इनोवेटिव आइडिया को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। ह्यू का ये भी मानना है कि जरूरी नहीं कि हमारे दिमाग में आने वाला हर आइडिया बहुत बड़ा हो। जरूरी केवल इतना ही है कि वो आइडिया केवल हमारा अपना ही होना चाहिए, यानी कि उस पर केवल हमारा ही कॉपीराइट हो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, क्या आप मेरी ही तरह अपनी जिंदगी में किसी से प्रभावित हुए हैं? जैसे कभी कभी कोई मूवी या वेब सीरीज देखकर उसके किसी किरदार से आप इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हम उसकी तरह बनने की कोशिश करने लगते हैं। मुझे नहीं पता आपका क्या जवाब होगा, लेकिन रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में कभी न कभी किसी न किसी से इतने ज्यादा प्रभावित जरूर होते हैं कि हम उस इंसान जैसा ही बनने की कोशिश करने लगते हैं। यहां इसी बात को लेकर ह्यू कहते हैं कि हम सभी उन लोगों से प्रभावित होने में बहुत समय बिताते हैं जिनसे हम कभी नहीं मिले हैं। ये हकीकत में वक्त की बर्बादी होती है। ह्यू बताते हैं कि उन्होंने बिना किसी कारण के बिजनेस कार्ड्स की बैकसाइड पर कार्टून बनाना शुरू कर दिया था। वो स्वीकार करते हैं कि वास्तव में उन्हें ये सब करने के पीछे किसी कारण की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने उसे सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वो ये करना चाहते थे और ऐसा करने से उन्हें खुशी मिलती थी। यहाँ ह्यू इस बात पर भी जोर देते हैं कि अगर हम कोई भी काम किसी को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं तो उस काम को करके हम आंतरिक खुशी कभी नहीं पा सकते। किसी भी क्रिएटिव वर्क को अगर हम पहले से ही पैसा कमाने की सोच के साथ करते हैं तो उस काम में हम अपना एक्सीलेंस नहीं दे पाते हैं। ह्यू ने जब बिजनेस कार्ड्स पर कार्टून्स बनाना शुरू किया तो उससे इनका इरादा पैसा कमाने का बिल्कुल भी नहीं था। वो कहते हैं कि जिंदगी में किसी भी तरह के परिवर्तन के लिए इंसान का बहुत ज्यादा एम्बिशियस से मुक्त होना बहुत जरूरी है। एम्बिशन कभी कभी बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं और इससे पैदा होने वाले तनाव की वजह से क्रिएटिव काम अच्छी तरह से नहीं किया जा सकता है। तनाव हमारे दिमाग और मन को ब्लॉक कर देता है और अच्छे विचारों को पैदा होने से रोक देता है। लेखक बताते हैं कि बदलाव के लिए हमारे पास कुछ ऐसा विचार होना जरूरी है जो सिर्फ और सिर्फ हमारा ही हो और किसी का नहीं। उनका बिजनेस कार्ड्स पर कार्टून्स बनाने का विचार उनका अपना था और उसी की वजह से उन्होंने उनकी जिंदगी में बदलाव महसूस किया था। इन शॉर्ट, इंसान का काम ही बोलता है और काम की वजह से लोग हमारे विचारों को एक्सेप्ट करते हैं या इग्नोर करते हैं। लेखक फिर से कहते हैं कि हमारे आइडिया या विचारों का बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे विचार केवल हमारे अपने ही हों ये बहुत जरूरी है। हमारे आइडिया या विचार जितने ज्यादा यूनिक होंगे, हम हमारे काम को करने में उतनी ज्यादा फ्रीडम महसूस कर सकेंगे। दोस्तों, इस तरह हमने जाना कि एक विचार कैसे पूरी जिंदगी बदल सकता है। आगे के चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे एक सफल इंसान हमेशा सफल होता जाता है और असफल इंसान क्यों हर बार फेल ही होता है। वक्त वक्त की बात है। दोस्तों, इंसान की ये फितरत होती है कि बाजार में जब भी कोई नया प्रोडक्ट या आइडिया लॉन्च होता है या वायरल होता है तो अक्सर कुछ ही समय में उसी आइडिया से मिलते जुलते आइडियाज को लेकर एक कंपटीशन शुरू हो जाता है। ऐसा अक्सर क्रिएटिविटी से जुड़ी फील्ड के लोगों के साथ होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी एक विशेष थीम पर बनी कोई फिल्म हिट हो जाती है तो थोड़े वक्त में उसी थीम पर बनी फिल्मों की बाढ़ सी आने लगती है। इसीलिए क्रिएटिविटी को लेकर लोगों के मन में डर बना रहता है कि उनका आइडिया चोरी हो गया तो क्या होगा।
या फिर उनके आइडिया को ही कॉपी करके अगर कोई उनसे ज्यादा सक्सेस हो गया तो? लेखक यहां कहते हैं कि किसी भी आइडिया को एक्शन प्लान में बदलने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है, और जो आइडियाज यूनिक होते हैं उन्हें भले ही कोई कॉपी कर ले, लेकिन कॉपी की हुई कोई भी चीज लंबे समय तक नहीं चलती है। सफल लोगों और असफल लोगों को जो फैक्टर अलग करता है वो है उनका 90% वक्त, प्रयास और सहनशक्ति। अगर हमारे पास वक्त है और हम प्रयास नहीं करते हैं तो हम असफलता को अपना साथी बना लेते हैं। हमारे पास अगर वक्त भी है और हम प्रयास भी करते हैं, लेकिन अगर बार बार असफलता मिलने पर हम उसे सहन नहीं कर पाते हैं तो भी हमारे सफल होने के कई रास्ते बंद हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने वक्त, अपने प्रयासों के प्रति ईमानदार होने के साथ साथ सहनशील होना भी बहुत जरूरी है। लेखक आगे कहते हैं कि उनसे अक्सर पूछा जाता है कि उनके बिजनेस कार्ड पर कार्टून बनाने वाला आइडिया बहुत ही सिंपल है, क्या उन्हें इस बात की चिंता या डर नहीं लगता कि कोई उसे चुरा लेगा? लेखक ऐसे सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं कि अगर कोई हमसे बेहतर है या बेहतर करने की काबिलियत रखता है तो वो निस्संदेह आगे बढ़ सकता है। लेखक ये भी कहते हैं कि किसी भी इंसान की एबिलिटी को जो चीज आगे बढ़ाती है वो है उसके पीछे उसका बिताया हुआ वक्त। लेखक ने कार्टून्स को बेहतर और यूनिक बनाने के लिए वर्षों बिताए हैं और तब जाकर उन्होंने अपने काम में एक्सीलेंस हासिल की है। तो अगर कोई उनके आइडिया या विचारों को कॉपी कर आगे निकलना चाहता है तो वो जरूर आगे बढ़े, लेकिन वो इसे अपने आनंद के लिए नहीं कर रहा होगा। जब भी कोई इंसान किसी को पीछे छोड़कर उससे कंपटीशन कर आगे बढ़ने की तमन्ना रखता है और कोशिश करता है तो ऐसा करना उसके लिए आगे चलकर दुखदायी साबित होता है। अगर हमारे कार्यक्षेत्र में हमसे ज्यादा कोई सफल है तो शायद वो इसलिए कि वो हमसे ज्यादा मेहनत करता है। हो सकता है वो शायद स्वाभाविक रूप से ज्यादा प्रतिभाशाली हो, नेटवर्किंग में ज्यादा कुशल हो। समय के साथ इसका फायदा और नुकसान कम और ज्यादा होते रहते हैं। यही कारण है कि दुनिया अत्यधिक प्रतिभाशाली, नेटवर्क प्रेमी और असफल औसत दर्जों के लोगों से भी भरी हुई है। सफलता पाने का मतलब ही ये होता है कि हमारे लिए कुछ नया करने और उस राह चलने के लिए लंबा वक्त मिल चुका है। ये तो हम पर निर्भर करता है कि हम कितनी अच्छी तरह से और कैसे अपनी सफलता को बनाए रख पाते हैं। लेखक ने जब ब्लॉग लिखना शुरू किया था तो उन्होंने उसे अपनी डे टाइम जॉब के साथ शुरू किया था। सफल कार्टूनिस्ट बनने के लिए लेखक कोई पूरा दिन घर में बंद रहकर काम नहीं किया करते थे। वो घर से बाहर निकलकर लोगों से मिलते भी थे। वो कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो खुद को हमेशा ये रिमाइंड करवाते रहते थे कि उनके काम के बाहर भी एक और दुनिया है। वो अक्सर शाम को कॉफी शॉप में जाकर बैठकर कार्टून ड्रॉ किया करते थे और जो लोग उनकी इस हरकत पर उन्हें सनकी या पागल कहा करते थे वो उन्हें इग्नोर करके केवल अपने काम पर ही फोकस किया करते थे। लेखक कहते हैं कि लोगों को इग्नोर करना इतना आसान नहीं होता, इसके लिए सहन शक्ति की जरूरत पड़ती है। लेखक आगे ये स्पष्ट करते हैं कि जब मैं कहता हूं कि इग्नोर एवरीबॉडी तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम सभी लोगों को हर समय हमेशा के लिए अनदेखा करें। नहीं, कुछ लोगों की प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आगे बढ़ने और जिंदगी में कुछ नया करने के लिए हमें वही नियम याद रखना जरूरी है जिसके बारे में लेखक पहले भी कह चुके हैं, यानी कि अच्छे विचार संबंधों में संतुलन शक्ति को भी कुछ हद तक बदलते हैं। ये कारण है कि अच्छे विचारों का हमेशा विरोध किया जाता है। अच्छे विचार बहुत ही ज्यादा चैलेंज के साथ आते हैं, इसलिए बहुत कम लोग उन पर अमल कर पाते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी उससे दूर रहने की सलाह देते हैं। ऐसा अक्सर एक ही फील्ड से जुड़े लोगों के साथ ज्यादा होता है। हो सकता है हमारा आइडिया या काम या कोई विचार किसी एक विशेष वर्ग के लोगों को पसंद न आए, पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम असफल हो गए हैं।
ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई सेल्समैन किसी कॉलोनी में अपनी कंपनी का कोई प्रोडक्ट बेचने गया हो और वहां के कुछ लोगों को वो प्रोडक्ट पसंद ना आया हो, और उन्हीं लोगों के प्रभाव में आकर दूसरे लोगों ने भी उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया हो सकता है ऐसा करते हुए लोगों ने उस प्रोडक्ट के साथ उस सेल्समैन की भी बुराई की हो, और अगर सेल्समैन उन लोगों की बातों को इग्नोर ना करके उसे अपने दिल से लगा लेता है तो वो मार्केट में फिर कभी वो प्रोडक्ट बेच ही नहीं सकता। ये जरूरी नहीं कि जो कुछ लोगों को पसंद ना आए वो किसी को भी पसंद ना आए, इसलिए हमें ऐसे लोगों को इग्नोर करना जरूरी होता है। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हमें सफलता अचानक ही मिल सकती है तो हमारा ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। किसी को अचानक कुछ नहीं मिलता और सफलता पाने के लिए वक्त की कुर्बानी देनी पड़ती है। सब कुछ धीरे धीरे ही होता है। लेखक अपना अनुभव शेयर करते हुए कहते हैं कि उन्हें एक बार किसी बहुत बड़ी पब्लिशिंग कंपनी से ऑफर मिला और लेखक ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले कुछ क्लैरिफिकेशन लेने के लिए उनसे सवाल किए और उनका जवाब उन्हें नहीं मिला और वो डील कैंसिल हो गई। लेखक इस अनुभव के आधार पर ये बताते हैं कि अक्सर अपने नौकरी की फील्ड में या कोई भी नया काम शुरू करने पर उससे जुड़े हुए लोग हमसे तो अपना 110% चाहते हैं, लेकिन बदले में हमें 50% भी नहीं देना चाहते। कुछ लोगों के लिए संघर्ष कर रहे लोग बाउल में रखे हुए नूडल्स की तरह होते हैं। उनका बेसिक बिजनेस मॉडल ऐसा होता है कि नूडल से भरे हुए उस बाउल को दीवार पर फेंका जाए और जो नूडल दीवार पर चिपक जाए उसे उठा लिया जाए और बाकी को फेंक दिया जाए। कुछ ऐसा ही हमारी जिंदगी में भी होता है। याद उसे ही रखा जाता है जो सबसे आगे होता है, या किसी को याद तब तक ही रखा जाता है जब तक वो इंसान हमारे लिए काम का होता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि हर कोई हर वक्त टॉप पर नहीं रह सकता, इसीलिए वक्त के साथ लोगों का उसको इग्नोर किया जाना एक आम प्रोसेस है। हमें लगता है कि हमें दुनिया को हिला देने की काबिलियत है और फिर भी लोग हमें समझ नहीं पा रहे हैं, तो हमें अपने काम पर डटे रहना चाहिए और उन लोगों को इग्नोर करते रहना चाहिए जो हमें कुछ नया करने के लिए रोक रहे होते हैं। जिंदगी में बड़े ऑफर मिलना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ ही खुद की एक्सीलेंस बहुत ज्यादा मायने रखती है। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या होती है द सेक्स एंड कैश थ्योरी। द सेक्स एंड कैश थ्योरी हर किसी की जिंदगी की ये कड़वी सच्चाई है कि हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं वो अच्छा है, बुरा है, कैसा है, ये कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि हमारे सारे प्लान और एक्शन के लिए हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। वैसे मंजिल जितनी दूर और कठिन होती है, वहां तक पहुंचने का रास्ता उतना ही चैलेंजिंग होता है और हमें खुद अकेले ही वो रास्ता तय करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमें सफल बनाने के लिए कोई भी मदद नहीं करता है, लेकिन हमारा सामना पॉजिटिव लोगों के बजाय नेगेटिव सलाह देने वाले लोगों से ज्यादा होता है। इसलिए लेखक हमें ये कहते हैं कि हमें मंजिल तक पहुंचने वाले रास्ते पर सभी नेगेटिव लोगों को इग्नोर करके अकेले ही चलना होता है। हर रचनात्मक या क्रिएटिव इंसान एक बहुत ही अच्छे बिग आइडिया की तलाश में होता है। वैसे लेखक का ये मानना है कि हर व्यक्ति कोई ना कोई एक क्रिएटिविटी लेकर ही पैदा होता है। ये बात अलग है कि कुछ लोग ही अपने अंदर छिपी हुई उस क्रिएटिविटी को बाहर सबके सामने लाने के लिए संघर्ष करते हैं। लेखक इस बात को समझाने के लिए एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि बचपन में स्कूल में हमें क्रेयॉन या कलर बॉक्स देकर ड्राइंग करने को कहा जाता था। हमें ड्राइंग ना आने पर भी हम अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग कर कुछ न कुछ तो बनाते ही थे। लेकिन बड़े होने पर हम जिंदगी के इस मंत्र को भूल जाते हैं कि एक प्रयास करने से कुछ बिगड़ नहीं जाता है। हम ये नहीं जानते कि हम किसी काम में अच्छे हैं या नहीं, लेकिन अगर हमें ये लगता है कि हम उस काम को कर सकते हैं तो बिल्कुल हम उस काम को आसानी से कर सकते हैं। पर उस काम को शुरू करने से पहले हमें ये डर जरूर सताता है कि हम उस काम को कर पाएंगे या नहीं। अब समस्या ये होती है कि अगर हम किसी काम में अच्छे हैं तो हम उस फील्ड के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम कोई किताब लिख रहे हैं तो क्या होगा?
जब हमें कोई प्रकाशक नहीं मिल रहा हो। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो क्या होगा जब उसे कोई खरीदने वाला ही ना मिले। अगर हमने कोई रेस्टोरेंट खोला है और हमारे रेस्टोरेंट में कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा हो। हम फिल्म के लिए कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और क्या होगा जब हमें उस फिल्म के लिए कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर नहीं मिल रहा हो। और क्या होगा अगर हमारे साथ चीटिंग हो जाए। ऐसे बहुत से सवाल हमारी परेशानी को बढ़ा सकते हैं। हमारे बहुत मेहनत करने पर जब हम अपने काम को सही जगह नहीं पहुंचा पाते हैं तो हम खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं। किसी भी क्रिएटिव इंसान के लिए अपने दिल की आवाज सुनना बहुत जरूरी है। दिल की आवाज सुनकर ही हम अपनी क्रिएटिविटी को बाहर ला सकते हैं। हमारी दिल की आवाज हमारी क्रिएटिविटी को बेचने के लिए नहीं बल्कि कुछ अच्छा क्रिएट करने के लिए प्रेरित करती है। इस बात को बड़े ही ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि पैसा कमाना और अपनी खुशी के लिए कुछ करना दोनों में बहुत अंतर है। हमें अगर अंदर से ऐसा महसूस होता है कि हम कुछ अलग कर सकते हैं तो आगे बढ़कर हमें वो काम किसी भी कीमत पर करना ही चाहिए। भले ही लोग हमें हमारे यूनिक आइडिया की वजह से हमें पागल समझें, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें कुछ ऐसा अद्भुत करना चाहिए जिसे देखकर लोगों के होश उड़ जाएं और जो लोग हमारा मजाक बना रहे थे वो दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएं। लेकिन ये सब तभी हो सकता है जब हम हमारे रास्ते में अड़चन डाल रहे लोगों को इग्नोर करना सीखेंगे। लेकिन इस तरह के लोगों को जानना और पहचानना भी बहुत जरूरी है, और ये तब और जरूरी हो जाता है जब हम अपने क्रिएटिव काम को अपने घर से बाहर ले जाकर दुनिया के सामने रखने की हिम्मत कर रहे होते हैं। हम अगर अपनी क्रिएटिविटी को प्रोफेशनल लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो हमें उस फील्ड से जुड़ी हुई सारी बातों के बारे में जानने के बाद ही कोई प्रयास करना चाहिए। सब कुछ कल्पना के आधार पर करने से हम खुद के लिए असफल होने के रास्ते बना लेंगे। हमारे अंदर की आवाज ही ये तय करती है कि हमें जिंदगी को अपने ढंग से जीने के लिए कितने पैसों की जरूरत है। पैसों के मामले में सबकी जरूरतें अलग अलग होती हैं। हमें अपने अंदर की आवाज सुनने की जरूरत है, न कि उन लोगों की जो हमें डराने की कोशिश करते हैं। अगर हम अपने अंदर की आवाज को नहीं सुनते हैं तो हो सकता है हम इसे सुनने की क्षमता ही खो बैठें। बचपन में जब हमें ड्राइंग ना आने पर भी उसे करने से डर नहीं लगता था, तो अब जिंदगी के रंगों से अपनी जिंदगी को रंगीन बनाने से भला क्यों डर लगता है। लेखक आगे कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि इस तरह का डर केवल हमें ही लगता है। दुनिया के हर क्रिएटिव इंसान के साथ ये समस्या होती ही है। इसका कारण ये होता है कि अक्सर क्रिएटिव इंसान को अपना घर चलाने के लिए पैसों का बंदोबस्त करने के लिए फुल टाइम जॉब करनी पड़ती है, जो उसकी मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि कोई भी क्रिएटिव इंसान अपनी क्रिएटिविटी से घर चलाने लायक पैसा तब तक नहीं बना सकता जब तक वो इस फील्ड में टॉप लेवल पर नहीं पहुंच जाता। लेकिन सच्चाई ये भी है कि हर कोई अपनी फील्ड में टॉप लेवल पर नहीं पहुंच पाता है। इसलिए बहुत से कलाकार किस्म के लोग जैसे फोटोग्राफर, चित्रकार, लेखक अपनी क्रिएटिविटी को जिंदा रखने के साथ फुल टाइम जॉब भी करते हैं। वो चाहकर भी नौकरी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ऐसा करना उनके लिए और ज्यादा संघर्ष करने जैसा हो सकता है। लेखक क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए लोगों की इस समस्या को द सेक्स एंड कैश थ्योरी का नाम देते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब और ऑकवर्ड लगता है ना? आइए इसे लेखक के शब्दों में ही समझने की कोशिश करते हैं। रचनात्मक या क्रिएटिव टाइप के इंसान के पास करने के लिए दो तरह के काम होते हैं। एक वो जिससे वो दिलो जान से प्यार करता है, और जो उसका अपना क्रिएटिव वर्क होता है, जिसे करने से उसे खुशी मिलती है और हर बार उसे करना अच्छा लगता है। लेखक इस तरह के काम को सेक्स करने से मिलने वाले आनंद की कैटेगरी में गिनते हैं। दूसरा काम ऐसा होता है जिसे इंसान अपना घर खर्च, लोन और बिलों का पेमेंट करने के लिए आजीवन करता है। अक्सर इस काम में किसी भी क्रिएटिव इंसान को वो खुशी नहीं मिल पाती जो उसे अपना क्रिएटिव काम करने से मिलती है, लेकिन उसे ये करना ही पड़ता है।
लेखक यहाँ उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कोई चित्रकार ऑर्डर मिलने पर अपने ग्राहक की पसंद की पेंटिंग बनाकर देता है और वो उसी तरह की पेंटिंग बनाता है जो मार्केट में बिक रही होती है, भले ही उसे उस तरह की पेंटिंग बनाना पसंद ना हो। लेखक चित्रकार के इस काम को पैसा कमाने वाले काम की तरह देखते हैं, क्योंकि चित्रकार यहाँ दूसरों की इच्छा के अनुसार काम कर रहा होता है। दूसरी तरफ अगर वही चित्रकार कोई ऐसी पेंटिंग बनाता है जो भले ही किसी और को पसंद ना हो, लेकिन वो उसे बहुत पसंद आती है और उसे बनाकर उसे खुशी होती है। लेखक आगे कहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी अच्छी तरह जीने के लिए अपनी क्रिएटिविटी और दूसरे कामों के बीच संतुलन रखने की बहुत जरूरत है। अगर हम ऐसा कर पाने में सफल नहीं हो पाते हैं तो हमारी लाइफ में टेंशन बढ़ जाता है। ऐसा हर क्रिएटिव इंसान के साथ होता है, क्योंकि उसकी लाइफ उसकी क्रिएटिविटी और पैसा कमाने के बीच बटी हुई होती है। वैसे हम जितनी जल्दी इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, हम अपनी मनचाही फील्ड में तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। और इसीलिए एक बार फिर से लेखक द सेक्स एंड कैश थ्योरी के बीच संतुलन बनाए रखने की हमें सलाह देते हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कुकू एफएम पर ह्यू मैकलियोड की लिखी हुई किताब इग्नोर एवरीबॉडी की बुक समरी, जिसमें आप आगे सुन सकेंगे अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लाल लाइन के बारे में। लाल लाइन। अगर आप रचनात्मक हैं, अगर आप स्वतंत्र रूप से सोच सकते हैं, अगर आप जुनून को सबके सामने ला सकते हैं, अगर आप गलत होने के डर को दूर कर सकते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। मैं सच कह रहा हूं, क्योंकि जिंदगी आपकी है तो सपने भी आपके ही हैं। इसलिए लोग आपके सपनों के बारे में सुनकर हंसते हैं तो हंसने दीजिए। लेखक कहते हैं कि हर किसी के पास अपना खुद का माउंट एवरेस्ट होता है, जिस पर चढ़ने के लिए वो बेताब रहता है। लेखक की ये बात कुछ अजीब सी लगती है ना? वैसे ये बात अजीब होते हुए भी बड़े काम की है। अपना खुद का माउंट एवरेस्ट होने का मतलब यही होता है कि हमारे सपने और हमारी कुछ करने की इच्छा कितनी बड़ी है। लेखक इस बारे में आगे कहते हैं कि अगर हम अपने माउंट एवरेस्ट के शिखर पर कभी नहीं पहुंच पाए तो कोई गिल्टी फील करने की या कोई शर्म महसूस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम वहां तक पहुंचने के लिए लोगों की बातों में आकर कम से कम एक गंभीर प्रयास भी नहीं करते हैं, तो सालों बाद हमें इस बात का अफसोस रह जाएगा कि हमने एक प्रयास क्यों नहीं किया। और हो सकता है तब तक हम कुछ खालीपन महसूस करें। ह्यू बताते हैं कि हमें अपने सपनों को हासिल करने के लिए हालात से समझौता करना चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि इस बारे में वो हमें कोई सलाह नहीं दे सकते, क्योंकि हमें उनकी सलाह की जरूरत नहीं, बल्कि कुछ करने की जरूरत है। वो कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी सलाह जो वो किसी को भी दे सकते हैं वो ये है कि स्वीकार करें कि हमारा अपना माउंट एवरेस्ट मौजूद है और हमें उस पर चढ़ाई करनी है। लेखक के अनुसार हम उस पर आधी चढ़ाई कर चुके हैं, क्योंकि अगर हमने ऐसा पहले नहीं किया होता तो लेखक की बातें यहां तक ध्यान से सुन ही नहीं रहे होते। लेखक आगे कहते हैं कि अक्सर हम भीड़ से अलग दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी सलाह देते हुए वो ये भी कहते हैं कि हमें भीड़ से पूरी तरह बचना भी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि क्रिएटिविटी जिंदगी के सबसे आश्चर्यजनक अनुभवों में से एक है, लेकिन ये क्रिएटिविटी इंसान को दर्द भी देती है, और अगर हम उस दर्द को अपना लेते हैं तो वो हमें बहुत ज्यादा दुख नहीं देता है। क्रिएटिविटी के साथ दर्द इसलिए होता है क्योंकि अपनी क्रिएटिविटी के जरिए हमें अपने सपनों को हासिल करने के लिए कुछ लोगों को इग्नोर भी करना पड़ता है, और इग्नोर किए जाने वाले उन लोगों में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारे बहुत करीब होते हैं, और अपने करीबी को अपने सपने को हासिल करने के लिए दुखी करना हमें दर्द देता है। लेकिन अगर हम ये पहला कदम नहीं उठाते हैं तो आगे चलकर हमें इस बात का अफसोस रह जाता है कि हमारे पास अवसर था लेकिन हमने उसे इस्तेमाल नहीं किया, और फिर वो हमें असफलता से भी कहीं अधिक दुख देता है। हमें कभी भी अपनी तुलना किसी और इंसान से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर जो एबिलिटी है वो किसी और के पास ना होकर
उसके पास कोई और एबिलिटी हो सकती है। हम जितना ज्यादा अपनी क्रिएटिविटी पर काम करते हैं उतना ही निखरते जाते हैं। लेकिन हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि हमें अपनी क्रिएटिविटी पर काम करते हुए किन लोगों को इग्नोर करना है और किन्हें नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो एक रचनात्मक इंसान पेशेवर रूप से सीख सकता है वो ये है कि हमें वो लाल लाइन कहाँ खींचनी है जो ये तय करती है कि हम जो करने के लिए तैयार हैं वो हम नहीं हैं, पर चलो करते हैं। ये लाल रेखा ही हमारे एक्सीलेंस और क्रिएटिविटी को निखारती है। हर कोई अलग अलग है, सबकी अपनी अपनी लाल रेखा है और हर किसी की अपनी सेक्स और कैश थ्योरी होती है। लेखक कहते हैं कि जब वो किसी को अपनी क्रिएटिविटी के लिए दुखी देखते हैं तो वो उन्हें उनकी जिंदगी में यही लाल रेखा खींचने की सलाह देते हैं। हमें अपनी जिंदगी में लाल रेखा कहाँ खींचनी है ये जानने के लिए सबसे पहले हमें खुद को जानना होगा और ये भी पता करना होगा कि हमारे सच्चे दोस्त कौन हैं। समय और संजोगों के अनुसार हमारे दोस्तों की लिस्ट भी बदलती रहती है। हो सकता है कि जो इंसान कल तक हमारा अच्छा दोस्त था वो आज हमारे दोस्तों की गिनती की लिस्ट में हो ही ना। सब कुछ संभव है क्योंकि ये दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है और उसके साथ ही लोगों की विचारधारा भी तेजी से बदल रही है। लेखक ये कहते हैं कि समय के साथ हम खुद भी बदल जाते हैं। हमें हमारे आसपास की सिचुएशन के अनुसार एडजस्ट करना होता है। ये भी संभव है कि 10 साल पहले हम जिस नौकरी के लिए 100% फिट थे हो सकता है अब केवल 50% ही उसके लायक हों। कौन जानता है, ये भी तो हो सकता है कि आज से 5 से 10 वर्षों में वो नौकरी हो भी ना हो। इसलिए हमें खुद को अपग्रेड करते हुए नए नए आइडियाज के साथ सरवाइव करना होगा। जैसा कि लेखक पहले ही कह चुके हैं कि नए आइडियाज जैसे ही हम हमारे एक्शन प्लान में रखते हैं तो सबसे पहले हमारे आसपास के लोगों की कड़वी प्रतिक्रियाएं मिलनी हमें शुरू हो जाती हैं। इसलिए ऐसा करते हुए हमें उन लोगों को लगातार इग्नोर करते रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम कड़ी मेहनत करते रहेंगे और हासिल कुछ नहीं होगा। इसी वजह से लेखक हमें अपने आसपास के लोगों के सर्कल और क्रिएटिविटी के बीच लाल लाइन खींचने की सलाह देते हैं। इस लाइन के माध्यम से ही हम अपने सच्चे दोस्त और सच्ची सलाह देने वाले लोगों को परख सकते हैं। लेकिन एक मिनट, लेखक की बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। वो आगे और भी कुछ ऐसा कहते हैं जिसके बारे में हम में से किसी ने सोचा भी ना हो। सब कुछ बदलता है। बदलते दौर के साथ हम सभी ये सोचते हैं कि हमारी प्रतिभा या टैलेंट के बल पर हम दुनिया जीत लेंगे। इसके साथ हम ये भी सोचते हैं और कई बार इम्प्लीमेंट भी करते हैं कि देर तक काम करके और वीकेंड्स में भी ज्यादा काम करने से हम आगे निकल जाएंगे। हम सोचते हैं कि इंटरनेट, मीडिया और नई तकनीकी चीजों का इस्तेमाल करके भी हम बहुत आगे निकल जाएंगे। लेकिन लेखक कहते हैं कि हमारा ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। भले ही दुनिया कितनी भी बदल जाए, चाहे नई तकनीकें, व्यवसाय मॉडल और जीने के सामाजिक तौर तरीके भी बदल जाएं, पर एक चीज, द न्यू रियलिटीज, जो हमसे कभी दूर नहीं हो सकती है, और वो है हमारा विश्वास। जिन लोगों पर हम भरोसा करते हैं और जो लोग हम पर भरोसा करते हैं वो ही लोग कहीं ना कहीं हमारी मदद को आगे आते हैं। आसान शब्दों में कहें तो लेखक बदलते वक्त के साथ टेक्नोलॉजी के बारे में चिंता करने को मना करते हैं। उनके अनुसार हमें उन लोगों के बारे में चिंता करना शुरू करनी चाहिए जो हम पर भरोसा करते हैं। बदलते वक्त की वास्तविकता को स्वीकार करने और उसे जानने समझने के लिए हमें केवल हर उस काम में रचनात्मक होना होगा जो हमसे जुड़ा हुआ है और जिससे हम जुड़े हुए हैं। दुनिया को देखने का हमारा नजरिया जितना मौलिक होगा, हमारी क्रिएटिविटी उतनी ही ज्यादा बाहर निकल कर आएगी। और ये बात केवल कलाकारों, लेखकों, तकनीकी विशेषज्ञों, रचनात्मक निर्देशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए ही सही नहीं है, ये सबके लिए सच है। बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स, सभी के लिए। पुराने आइडियाज हमेशा काम नहीं करते हैं और नए आइडियाज
इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें अपने आसपास ऐसे लोगों की जरूरत है जो हमसे सहमत हों। लेखक के कहने का मतलब ये है कि हमें रचनात्मक लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस फील्ड के लोगों के साथ मिलजुल रहे हैं, शर्त केवल इतनी ही है कि उनका रचनात्मक होना बहुत जरूरी है। फिर भले ही वो वास्तुकला, विज्ञापन, पेट्रोकेमिकल से क्यों न जुड़े हों। यदि हम प्रयास करते हैं तो ऐसे लोगों को खोजना बहुत आसान है। ह्यू आगे कहते हैं कि केवल वही लोग दुनिया को बदल सकते हैं जो खुद को बदलना जानते हैं और ऐसा करना चाहते हैं। खुद को बदलने का मतलब ये नहीं है कि हमें अपनी मौलिकता छोड़कर दूसरों की कॉपी करना है। हर इंसान की अपनी एक विशेषता होती है। किसी भी काम को करने का उसका एक अलग तरीका होता है। हमें वो सब नहीं छोड़ना है। खुद को बदलने का मतलब ये है कि जब अपने आसपास की सिचुएशन विपरीत हो तो खुद को उस सिचुएशन के अनुसार एडजस्ट करना है। दोस्तों, पिकासो का नाम तो आपने सुना होगा। उनकी बनाई हुई पेंटिंग्स की एक विशेषता ये होती थी कि वो अपनी पेंटिंग्स में एक ही कलर से बहुत सारे शेड्स देकर पेंटिंग्स को लाइव बना देते थे। ये पिकासो की क्रिएटिविटी की मौलिकता थी। अपने देश के टैलेंट की बात करें तो लता मंगेशकर के गाने का एक अलग अंदाज था, किशोर कुमार का अंदाज कुछ अलग था और अपने इसी अलग और यूनिक अंदाज की वजह से वो भीड़ से अलग जाने जाते हैं। यहाँ एक और बात लेखक हमें ये बताते हैं कि कुछ लोग मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ ये भी सच है कि हर कोई हर काम नहीं कर सकता। कोई भी इंसान हर बात में अच्छा नहीं हो सकता है। अच्छे कलाकार और सफल व्यापारी ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि अपने बनाए हुए दायरों से बाहर कैसे निकला जाए और अपनी कमजोरी को ताकत में कैसे बदला जाए। हम जब इस बात का पता लगा लेते हैं तो हमारे आगे बढ़ने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेखक कहते हैं कि कई बार हमें बहुत अच्छे आइडियाज आते हैं, मगर फिर हम वक्त की कमी होने का बहाना बनाकर हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते हैं। लेखक के अनुसार ये एक बहाना ही होता है लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से बचने का। अगर हमारे दिल में कुछ अलग करने की आग है तो लोगों को नजरअंदाज कर हमें वक्त के साथ चलना ही होगा, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता है। वैसे सच्चाई तो यह है कि किसी को किसी की बहुत ज्यादा परवाह नहीं होती है। जो लोग किसी वक्त हमें नकारात्मक प्रतिक्रिया देकर हमें आगे बढ़ने से रोक रहे होते हैं, वक्त बीतने पर हम उन्हें याद ही नहीं रहते या उन्हें ये याद नहीं रहता कि हम क्या करने वाले थे। सब लोग अपने अपनी लाइफ में बिजी होते हैं और मस्त रहते हैं, और जो लोग बहुत बिजी नहीं होते हैं वो वैसे भी अपने जीवन में कुछ ज्यादा नहीं करना चाहते हैं। लेखक आगे कहते हैं कि प्रोफेशनलिज्म के बारे में चिंता करना समय की पूरी बर्बादी है। हमें उस बारे में ना सोचते हुए केवल अपनी क्रिएटिविटी के बारे में ही सोचना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा करते हुए हमें ये भी महसूस होने लगता है कि हमें कहीं से कोई इंस्पिरेशन नहीं मिल रही है। ह्यू इस पर कहते हैं कि हमें इंस्पिरेशन पाने की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। एक बार क्रिएटिव काम शुरू करने पर वो ऑटोमेटिक हमारे अंदर से ही आने लगती है। इसके साथ ही किसी भी क्रिएटिव इंसान को कुछ क्रिएटिव विचार ना आने पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आप लेखक या कलाकार हैं तो आपने भी कभी न कभी ये महसूस किया ही होगा कि हमारे दिमाग में हर वक्त लिखने लायक विचार नहीं आते हैं। इसे राइटर या आर्टिस्ट ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। अगर हम एक कोरे कागज को देख रहे हैं और हमारे दिमाग में लिखने के लिए कुछ नहीं सूझ रहा है तो हम कुछ और कर सकते हैं। राइटर्स ब्लॉक सिर्फ ये महसूस करने का एक लक्षण है कि हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उस वक्त हम उस मौन का आनंद ले सकते हैं। हमें अपनी खुद की एक पहचान बनाकर रखनी चाहिए। जैसे पिकासो की पेंटिंग देखकर कोई भी ये कह सकता है कि इसे पिकासो ने ही बनाया है। हमें अपने काम में एक्सीलेंस हासिल करनी जरूरी है। हर कलाकार अपनी एक आहा वाले मोमेंट की तलाश में होता है, और वो मोमेंट तभी आता है जब हम अपने अंदर की क्रिएटिविटी को एंजॉय करते हैं। लेखक के लिए ये मोमेंट तब आया था जब उन्होंने बिजनेस कार्ड के पीछे कार्टून्स बनाने की शुरुआत की थी।
जब हम अपनी क्रिएटिविटी पर दिल से काम करते हैं तो हमें अपने दिल की आवाज का पता चल जाता है। इसलिए लेखक ये कहते हैं कि हम जो भी करें उसे दिल से करें। अगर हम वक्ता के रूप में कहीं अपनी बात रख रहे होते हैं तो हम वही बात कहना चाहते हैं जो सुनने वाले पसंद करते हैं। ये इंसान का स्वभाव है कि वो अपने फायदे के लिए वही करता है जो दूसरों को पसंद आता हो। लेकिन दुख की बात तो ये है कि इस तरह से काम करके खुद को खुश नहीं रखा जा सकता है। कोई भी इंसान भीड़ से उसी तरह प्यार नहीं कर सकता जितना वो इंसान एक इंसान को चाहता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें पावर की जरूरत होती है और पावर देने की चीज नहीं होती है। इसे हमें अपने प्रयासों से हासिल करना होता है। जो लोग कुछ अनूठा करने को तैयार होते हैं वो इस पावर को हासिल कर लेते हैं। लेखक कहते हैं कि जिस क्षण हम कुछ करने को तैयार हो जाते हैं वो वही क्षण होता है जब हम सपने देखना बंद कर देते हैं और उन सपनों को साकार करने के प्रयास में जुट जाते हैं। हमें सपनों को साकार करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को भी जानना जरूरी है, लेकिन वो बात क्या है उसके बारे में जानेंगे अगले एपिसोड में। हमारा अनुभव और उम्र। दोस्तों, अनुभव एक ऐसी चीज है जो वक्त बीतने के साथ ही आता है। वक्त बीतने के साथ हमारी उम्र भी बढ़ती जाती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उम्र बढ़ने के साथ अनुभव भी बढ़े। हमें अपने काम के अनुभव को अपनी उम्र के साथ बढ़ने देना चाहिए। इस बात को और अच्छी तरह से समझाने के लिए लेखक हमें उनके दोस्त डैन का उदाहरण देते हैं। लेखक डैन के बारे में बताते हैं कि जब वो पहली बार डैन से मिले थे तो वो उन्हें एक 29 वर्षीय महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माता के रूप में नजर आए थे, जो न्यूयॉर्क के लोअर ईस्ट साइड में एक बेडरूम के अपार्टमेंट में रहते थे। डैन अपना वक्त बार में ज्यादा बिताना पसंद किया करते थे। लेखक कहते हैं कि वो जब फिर से डैन से मिले तब वो 41 साल के हो चुके थे, लेकिन वो अब भी वही महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माता थे जो न्यूयॉर्क के लोअर ईस्ट साइड में एक बेडरूम के अपार्टमेंट में रहा करते थे और जो बार में बहुत अधिक समय बिताना पसंद करते थे। लेखक कहते हैं कि डैन भले ही महत्वाकांक्षा से भरा हुआ था और फिल्म बनाने का काम किया करता था, लेकिन उम्र के साथ उसका एक ही अनुभव बार बार रिपीट हो रहा था। इस बात पर लेखक कहते हैं कि जब लोग ये कहते हैं कि उनके पास 20 साल का अनुभव है तो वो वास्तव में उनके पास एक ही साल का अनुभव होता है जिसे 20 बार दोहराया गया होता है। हमें इस तरह के अनुभवों से बचना चाहिए और अपनी स्किल्स को डेवलप करते रहना चाहिए। वैसे ऐसा केवल उन्हीं लोगों के साथ होता है जो नए नए आइडियाज के साथ काम नहीं करते हैं और अक्सर कम परंपरागत रास्ते पर चलते हैं या पुराने तरीके से ही काम करते हैं। जब हम इसे अपने किसी मित्र के साथ होते हुए देखते हैं तो ये काफी दुखद लगता है, लेकिन जब ये हमारे साथ होता है तो ये और भी ज्यादा बुरा होता है। यहाँ अच्छी खबर यह है कि इससे बचना काफी आसान है, खासकर ऐसे अनुभव के साथ। अचानक जब हमें यह एहसास होता है कि हम पहले जैसी चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और अपनी क्रिएटिविटी के लिए पूरी रात जागकर काम करते हैं या किताब पढ़ना पसंद करते हैं, तो जरूर ये काम डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन इससे हमें परेशानी नहीं होती है क्योंकि ये हमारी अपनी शर्तों पर होता है। लेखक ये भी कहते हैं कि हमें बदलती हुई सिचुएशंस को स्वीकार कर आगे बढ़ते रहना है और उन लोगों की चिंता नहीं करनी है जो हमारे लिए नेगेटिव प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। अगर हमने उनकी तरफ ध्यान दिया तो वो हमारी तरक्की की राह को और लंबा कर देंगे। कई बार क्रिएटिव टाइप के लोगों के साथ एक दिक्कत ये होती है कि वो अपने शौक से इनकम पाने का जरिया ढूंढते हैं। ऐसा तब होता है जब वो जॉब किसी और फील्ड में कर रहे होते हैं और उनका शौक किसी और फील्ड से जुड़ा होता है। यहाँ लेखक हमें थोड़ी सी सावधानी रखने को कहते हैं और ये बताते हैं कि अगर हम अपने शौक को कमाई का जरिया बनाने की सोच रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। शौक से कमाई की जा सकती है, लेकिन उसे उस स्टेज तक ले जाने में कई साल लग जाते हैं क्योंकि सफलता के लिए बहुत से लोगों के साथ की जरूरत होती है। जब हमारे सपने हकीकत बन जाते हैं तो वो हमारे सपने नहीं रह जाते।
अगर हम सफल होते हैं तो अपने प्रयासों के दम पर ही, और असफल होने पर भी यही सच है। लेखक आगे कहते हैं कि भले ही हम अपनी तरक्की के लिए लोगों को इग्नोर जरूर करें, लेकिन उन्हें प्यार भी करें और उनका सम्मान भी करें। केवल उनकी नकारात्मक बातों के कभी गुलाम ना बने, वरना हम खुद ही अपने सपनों को हकीकत बनने से पहले ही मार डालेंगे। ऐसा हमारे साथ कभी नहीं होगा, क्योंकि लेखक आगे हमें ऐसे 40 तरीके बताते हैं जिनके बारे में जानकर और उन पर अमल करके हम सफलता को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। वो 40 तरीके। इग्नोर एवरीबॉडी के माध्यम से ह्यू किसी भी क्रिएटिव काम से जुड़े हुए इंसान के लिए अनचाहे लोगों को नजरअंदाज करने के कारण ही एक रूपरेखा बनाते हुए 40 तरीकों के बारे में बताते हैं। हम अगर अपने जीवन में अपनी क्रिएटिविटी को इम्पोर्टेंस देते हुए अपने अंदर के कलाकार की आवाज सुनकर उन तरीकों को अपना लेते हैं तो परिवर्तन हमें बहुत जल्द ही दिखाई देने लगते हैं। अगर आप उन 40 तरीकों या टिप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो लेखक की कही आगे की बातें आपके बहुत काम आएंगी। पहली टिप देते हुए लेखक कहते हैं कि यदि हम जो कुछ भी कर रहे हैं अगर वो सच में क्रिएटिव वर्क है तो हमें हर किसी को, विशेष रूप से अपने दोस्तों को नजरअंदाज करना होगा। ह्यू की पुस्तक का यही मूल आधार है। यदि हम खुद को इम्पोर्टेंट बनाना चाहते हैं तो हमें हर किसी की उपेक्षा करने में सक्षम होना चाहिए। हम जब कुछ भी करते हैं या करने का प्लान करते हैं तो हमारे दोस्त हमें बता सकते हैं कि उसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सारे दोस्त हमारी क्रिएटिविटी को अच्छी तरह से समझकर सही राय दे सकें। यहाँ ध्यान देने लायक बात यह है कि अगर हमारा काम बहुत जेनरिक है तो हमें बहुत सी सलाह मिलने की संभावना है, और लेखक के अनुसार जिस काम के बारे में हमें बहुत ही ज्यादा सलाह मिलती है या बहुत से लोग उसके बारे में कुछ करने की नॉलेज रखते हैं तो वो विचार या क्रिएटिविटी पूरी तरह से हमारी मौलिक रचना नहीं होगी। लेखक के अनुसार हमारा विचार जितना अधिक मौलिक होगा, लोग उतनी ही कम प्रतिक्रिया और सलाह दे पाएंगे। हालांकि हमें यहाँ सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अपने दोस्तों को इग्नोर करने से उसका असर हमारे रिश्तों पर भी पड़ेगा, और अगर हमारे दोस्त हमारे ऐसा करने की वजह नहीं समझ पाते हैं तो वो हमसे दूर भी हो सकते हैं। लेकिन एक सच्चे कलाकार को यह कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। दूसरी टिप्स देते हुए ह्यू कहते हैं कि हमारे विचारों का बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ हमारा अपना होना चाहिए। किसी की नकल कर हम कभी भी महान नहीं बन सकते हैं। अगली टिप के बारे में लेखक कहते हैं कि हम जो भी करते हैं उसका हिसाब हमें घंटों में रखना चाहिए। हमारी ही फील्ड का कोई भी प्रतिभाशाली इंसान हमसे अच्छा और ज्यादा परफॉर्म कर सकता है। हमें ऐसे लोगों से ईर्ष्या करने के बजाय ये सोचना चाहिए कि उसने अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए कितना वक्त दिया होगा। हो सकता है वो इसके लिए हमसे ज्यादा मेहनत कर रहा हो। लेखक की आगे की टिप्स हमारे विचारों के बारे में है। लेखक विचारों को एक जिंदगी की तरह मानते हैं और कहते हैं कि अच्छे विचारों का बचपन एकांत में बीतता है। उनके ऐसा कहने का मकसद ये है कि हमें अपने मन से अच्छे विचारों की उपज लेने के लिए ध्यान, मनन और चिंतन करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, और ये सब करने के लिए एकांत का होना बहुत ही जरूरी है। पांचवीं टिप देते हुए लेखक कहते हैं कि यदि हमारी व्यावसायिक योजना शुरुआत से ही किसी बड़े और धमाकेदार शॉट पर निर्भर करती है तो संभवतः हमारी वो योजना काम नहीं करेगी और हमें असफलता के साथ जाना होगा। क्या आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि कोई आपके दरवाजे पर दस्तक दे और आपको आपके पहले उपन्यास के लिए 1 लाख रुपए देने की पेशकश करे? नहीं ना। तो लेखक यहाँ यही कहना चाहते हैं कि हमें शुरुआत कम से करनी चाहिए और काम की क्वालिटी पर पहले फोकस करना चाहिए। आगे ह्यू बताते हैं कि हमारे अच्छे बुरे अनुभवों के लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं। कोई भी हमें ये नहीं बता सकता कि हम जो कर रहे हैं वो कितना अच्छा है या सार्थक है। रास्ता जितना सम्मोहक होगा वहां उतना ही ज्यादा एकांत होगा, क्योंकि हम सभी को इग्नोर कर आगे बढ़ रहे होते हैं।
7वीं टिप देते हुए लेखक कहते हैं कि हम में से हर किसी में कोई ना कोई क्रिएटिविटी होती है जिसे हम जन्म के साथ ही लेकर आते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो बचपन में हम अपने हाथ में पेन या पेंसिल आने पर अपनी कल्पना का उपयोग करके कुछ ना कुछ बना ही लेते थे। हम अगर क्रिएटिव नहीं होते तो ऐसा कभी नहीं कर पाते। तो हमें अपने बचपन के उस अनुभव को याद रखना चाहिए और प्रयास करते रहना चाहिए। लेखक की हमारे लिए 8वीं टिप ये है कि हमें अपनी डे टाइम की जॉब चालू रखनी चाहिए। यदि आप एक कलाकार हैं तो आप शायद 2 अलग अलग काम करने वाले इंसान हैं। एक तरफ आपका रचनात्मक काम है और दूसरी तरफ वो काम जो आपको पैसा देता है। हमें अपनी क्रिएटिविटी को जिंदा रखने के लिए उसे पूरी तरह से पैसा कमाने का जरिया नहीं बनने देना चाहिए। लेखक आगे कहते हैं कि रचनात्मकता को दबाने वाली कंपनियां उन कंपनियों के साथ कंपटीशन नहीं कर सकती जो रचनात्मकता को बढ़ावा देती हैं। अपनी अगली टिप में लेखक कहते हैं कि हम सभी के पास चढ़ाई करने के लिए अपना एक माउंट एवरेस्ट है। हमें इस पर खुद ही चढ़ने का प्रयास करना चाहिए। भले ही हम चोटी पर ना पहुंच सकें, लेकिन प्रयास करने का अनुभव बड़ा ही सुखद होगा। 11वीं टिप देते हुए ह्यू कहते हैं कि कोई जितना अधिक प्रतिभाशाली होता है उसे किसी के सहारे की उतनी ही कम आवश्यकता होती है। वैसे भी हर इंसान इतना जुगाड़ू तो होता ही है कि जरूरत पड़ने पर अपनी प्रतिभा के जोर पर वो बिना किसी सहारे के अपना काम निकाल ही लेता है। अपनी अगली टिप में लेखक हमें भीड़ से बचने की बात कहते हुए ये भी बताते हैं कि हमें भीड़ से अलग दिखने की कोशिश करनी चाहिए। भीड़ की मानसिकता भेड़ बकरियों की तरह होती है जो हमें अपने रास्ते से भटका देती है। अगर हम अपना दर्द स्वीकार कर लेते हैं तो हमें कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता। ऐसा लेखक अपनी अगली टिप देते हुए कहते हैं। यहाँ कहने का मतलब यह है कि हमें अपनी लिमिटेशंस के बारे में पता होना चाहिए। आगे लेखक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप देते हैं और वो ये है कि हमें कभी भी अपने अंदर की तुलना किसी और के बाहरी व्यक्तित्व से नहीं करनी चाहिए। हम अकेले हैं जो जानते हैं कि हमारे अंदर क्या हो रहा है और हम अपने आसपास के लोगों के बारे में उनके साथ बाहर क्या हो रहा है इसी आधार पर उन्हें जान पाते हैं। इसलिए तुलना करने की कोई बात ही नहीं बनती है। हमें अपनी क्रिएटिविटी को जिंदा रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अगर हम कुछ अलग हटके नहीं करते हैं तो ऐसे काम की कोई सराहना भी नहीं करेगा। सबसे महत्वपूर्ण काम जो एक रचनात्मक इंसान कर सकता है वो ये है कि पेशेवर रूप से हमें ये सीखना होता है कि हम क्या करने को तैयार हैं और क्या नहीं, और हम क्या कर सकते हैं। आगे की टिप्स में लेखक कहते हैं कि दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है, लगातार बदल रही है। इसलिए हमें जिंदगी के पुराने फॉर्मूलाज के कल और आज दोनों पर लागू होने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हमें हर सिचुएशन के अनुकूलन होने का प्रयास करना चाहिए। जो काम हमारा जुनून कर सकता है वो और कोई नहीं। जुनून हम में कुछ करने की हिम्मत पैदा करता है और बाद में उससे ही महानता पैदा होती है। तो हमें वो ही करना चाहिए जो हमें करना सबसे ज्यादा पसंद है। लेखक की अगली टिप समझने के लिए थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। वो इशारों में बातें करते हुए कहते हैं कि हमें वाटर कूलर गैंग से बचकर रहना चाहिए। वाटर कूलर गैंग और कुछ नहीं बल्कि वो लोग होते हैं जो आगे बढ़ने पर हमें नीचे लाने की कोशिश करते हैं। लेखक कहते हैं कि हमें अपने आसपास ऐसे लोगों को पहचान कर उनसे बचकर रहना चाहिए। दोस्तों, लेखक की 20वीं टिप बताने से पहले मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको गाना गाना आता है? हमारे अंदर का कलाकार। दोस्तों, क्या आपको गाना गाना आता है? अगर नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि लेखक आगे कहते हैं कि हमें अपनी आवाज में गाना जरूर गाना चाहिए। अरे चौंकिए मत, सच में गाना गाकर सभी को परेशान करने की जरूरत नहीं है। लेखक तो केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि हमें अपनी मौलिकता कभी नहीं खोनी चाहिए। हमें जैसा भी जितना भी आता है उसे ईमानदारी के साथ करते रहना चाहिए। अपनी अगली टिप में लेखक हमें बताते हैं कि हमें जिस चीज की जरूरत है वो है एक ऐसा माध्यम जिसमें हमारी रुचि हो।
जिसमें हमारी रुचि होती है उसमें हम अपनी क्रिएटिविटी अच्छी तरह से दे सकते हैं, और इसके लिए हमें लगातार अलग अलग जगहों पर प्रयास करते रहना चाहिए। लेखक कहते हैं कि हर इंसान की एक अलग पहचान होती है और हमें अपनी अलग पहचान को बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करते रहने की बहुत जरूरत है। ये प्रयास जितने गंभीर होंगे, हमारे सफल होने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेखक आगे कहते हैं कि अक्सर जो जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं है। अगर हम ये समझते हैं कि हम अपनी कला के माध्यम से बहुत ज्यादा पैसा बहुत ही कम समय में बना सकते हैं, तो ये हमारा भ्रम है। इसलिए हमें वास्तविकता को स्वीकार करके ही आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप ये मिलती है कि किसी को किसी की परवाह नहीं होती है। हर कोई जो कुछ करता है वो खुद अपने लिए ही करता है। हमें कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं लेना चाहिए जिससे हमें खुद नुकसान हो। आजकल थोड़ा बहुत स्वार्थी होना कोई बुरी बात नहीं है। मुद्दे की बात तो ये है कि इग्नोर एवरीबॉडी। 24वीं टिप में लेखक खुलेआम ये कहते हैं कि प्रोफेशनलिज्म और क्रिएटिविटी के बारे में चिंता करना समय की पूरी बर्बादी है। एक कलाकार जब प्रोफेशनल होने के घेरे में बंध जाता है तो वो खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए अपनी क्रिएटिविटी उपयोग करना शुरू कर देता है। इसलिए अगर आप अपने अंदर के कलाकार को जिंदा रखना चाहते हैं तो इस बारे में चिंता करना छोड़ दें, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप शायद आर्टिस्टिक और क्रिएटिव नहीं हैं। आगे बढ़ते हुए लेखक हमें इंस्पिरेशन पाने के झमेले में न पड़ने की सलाह देते हैं। प्रेरणा या इंस्पिरेशन को बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे अंदर से ही आती है। हम चिंता जितनी कम करेंगे, हम अपनी क्रिएटिविटी को उतना ही संभाल कर रख सकेंगे। एक कलाकार की यह खासियत होती है कि वो बेहतर रिजल्ट तभी दे पाता है जब वो टेंशन फ्री होकर दिल से किसी काम को कर पाता है। इसलिए एक लेखक होने के नाते लेखक हमें ये सलाह देते हैं कि हम जो भी करें उसे पूरे दिल के साथ करें। हम अपनी जिंदगी में अगर प्रभावशाली बनना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर की ताकत को जताना सीखना होगा। लेखक अपनी अगली टिप में यही कहते हैं कि ताकत या पावर कभी नहीं दी जाती, उसे तो हासिल किया जाता है। जिस पल हम कुछ करने की सोचते हैं उसे इम्प्लीमेंट करने से पहले उस पर अड़चनें डालने के लिए बहुत से लोग तैयार ही रहते हैं। इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए और कुछ बुरा होने पर उसे जल्दी भूल भी जाना चाहिए। कलाकार होने और अपनी क्रिएटिविटी पर काम करते रहने का सबसे कठिन पहलू ये है कि हम शुरू में इसके आदी नहीं होते हैं। हमें क्रिएटिविटी के साथ जीने को अपनी आदतों में शामिल करना चाहिए ताकि हम अपने आसपास वैसा ही ऑरा क्रिएट कर सकें। आगे की टिप्स बहुत सिंपल हैं, लेकिन हम सभी के लिए बहुत उपयोगी हैं। लेखक कहते हैं कि हमें कम खर्च में गुजारा करने की आदत डालनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अभावों में जीना चाहिए। लेखक के कहने का मतलब ये है कि आज हम जितनी कम ऊर्जा खर्च करेंगे, हमें कल कुछ नया और अनूठा करने के लिए उतना ही जोश प्राप्त होगा। अगली टिप जो लेखक बता रहे हैं उसके बारे में हम पहले के चैप्टर में कुछ सुन चुके हैं, लेकिन यहाँ फिर से हमें रिमाइंड कराते हुए लेखक कहते हैं कि हमें खुद को समय के साथ अपग्रेड करते रहना चाहिए। अपने काम और अनुभव को अपने साथ उम्र भर बढ़ते रहना देना चाहिए। अगर मैं आपसे ये कहूं कि गरीब होना दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा दुख है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आप मुझ पर यकीन करें या ना करें, लेकिन लेखक यहाँ फिर से खुलेआम कहते हैं कि गरीब होना मतलब जिंदगी को बर्बाद कर देना है। यहाँ गरीबी से मतलब केवल पैसों की कमी से नहीं है। पॉजिटिव एनर्जी का ना होना भी एक तरह से गरीब होने की तरह ही होता है। पॉजिटिव एनर्जी के अभाव में हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेखक फिर से कहते हैं कि अपने शौक को नौकरी में बदलने से हमें सावधान रहना चाहिए। नौकरी अपनी जगह है जिससे पैसा मिलता है, और शौक एक ऐसी चीज है जिससे पैसा मिल भी सकता है और नहीं भी। आगे की टिप देते हुए लेखक कहते हैं कि अगर हम फेमस होना चाहते हैं तो हमें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। ये कीमत वक्त, पैसा, दोस्त, रिश्तेदार, किसी भी तरह की हो सकती है।
ये तो सच है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। हम जैसे जैसे जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं, कुछ दोस्त और रिश्ते खुद ही कमजोर पड़ने लगते हैं। ऐसा होने पर हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ने पर कुछ पीछे छोड़ना ही पड़ता है। हम अपनी क्रिएटिविटी का उपयोग करते हुए ब्लॉगिंग भी शुरू कर सकते हैं। अगली टिप में लेखक ब्लॉगिंग की इम्पोर्टेंस बताते हुए यही कहते हैं कि ब्लॉगिंग शुरू करने के लिए हमें बिल्कुल कुछ भी नहीं होना चाहिए। हम अपनी क्रिएटिविटी को बेस बनाकर ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इससे हमें अपनी कला को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में बहुत मदद मिल सकती है। एक बेहतरीन विचार बहुत कुछ बदल देता है। यहाँ लेखक शेक्सपियर का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से दुनिया के सोचने का नजरिया ही बदल दिया है। उन्होंने जो कुछ किया उसे लोगों ने स्वीकार किया और उसके साथ दुनिया के जीने का अंदाज ही बदल गया। आप यहाँ ये कहकर लेखक से असहमति जता सकते हैं कि दुनिया में हर इंसान महान नहीं बन सकता। बात 16 आने सच है, लेकिन ये भी सच है कि दुनिया में अपने सपनों को पाने के लिए हर कोई दिल से प्रयास भी नहीं करता है। हमारे प्रयास ही हमें दूसरों से अलग साबित करते हैं। जब हमारे सपने हकीकत बन जाते हैं तो हमारे सपने नहीं रह जाते। हमें उम्मीद जगाए रखने के लिए सपनों को निरंतर पनपने देना चाहिए। सपनों को हकीकत बनते देखना बहुत सुखद होता है, ऐसा लेखक अपनी अगली टिप में कहते हैं। एक आखिरी टिप देते हुए लेखक कहते हैं कि उन्होंने अभी तक जो कुछ भी कहा उसे जिंदगी में इम्प्लीमेंट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हर कोई इसे कर सकता है, केवल करने की इच्छा होनी चाहिए। जोश, जुनून और सीने में आग होनी चाहिए। रचनात्मकता एक रहस्यमय शक्ति है। आप सोच सकते हैं कि यह हमारे पास है भी या नहीं, लेकिन लेखक के अनुसार क्रिएटिविटी हर किसी के पास होती है, लेकिन ये तो इंसान पर ही निर्भर करता है कि वो इसका अपने जीवन में कितना उपयोग करना चाहता है। आप भी अगर हर किसी को इग्नोर करके अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो ये 3 बातें कभी ना भूलें। 1, खुद के प्रति ईमानदार रहें और अपनी लिमिटेशन को पहचानें। हर कोई सब कुछ नहीं कर सकता है। नंबर 2, हमारी क्रिएटिविटी से हमें पैसा मिलना तब तक शुरू नहीं होगा जब तक हम थोड़े बहुत प्रसिद्ध नहीं हो जाते हैं। नंबर 3, हम जो भी करें हमेशा खुद की खुशी के लिए करें। आखिर में एक सवाल से इस बुक की आखिरी कुछ बातों को जानने की कोशिश करते हैं। लेखक हमसे पूछते हैं कि क्या हमें पता है डीएनए सैंपलिंग क्यों काम करती है? लेखक के सवाल पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका उत्तर भी वो खुद ही देते हुए कहते हैं, क्योंकि हर किसी का डीएनए अलग होता है। और जब हम इस बात को अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो हमारा फील गुड फैक्टर बड़ी तेजी से काम करने लगता है और हम खुद को दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान समझने लगते हैं। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है अपने अंदर के कलाकार को जगाने का। एक बार आगे बढ़ने के लिए थोड़ा थोड़ा इग्नोर करना शुरू तो कीजिए। इसका जादू अचानक से होता हुआ दिखाई देने लगेगा। बस ध्यान रखें, हर कोई क्रिएटिविटी लेकर ही पैदा होता है, इसलिए क्रिएटिविटी को अपनी आदत बना लीजिए और जिंदगी में बचपन की तरह फिर से इनोसेंट होकर रंग भरने लग जाइए। कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि आप जो कर रहे हैं वो अच्छा है या बुरा। आपका रास्ता आपको ही तय करना होगा और अकेले ही चलना होगा। आखिरी बात दोस्तों, अभी तक हमने बहुत सी ऐसी बातें जानी जिनके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता तो जरूर था, लेकिन उन बातों का रिजल्ट कितना स्ट्रांग हो सकता है ये हमें नहीं पता था। वैसे किसी के कहने से हम उसकी गंभीरता को समझ भी नहीं सकते हैं। लेखक अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब वो दिसंबर 1997 में मैनहट्टन में रहते थे, तब से उन्हें बिजनेस कार्ड के पीछे डूडलिंग करने की आदत सी पड़ गई थी और वो उसे करते चले गए। अपने अनुभवों के आधार पर ही उन्होंने दूसरे लोगों को हेल्पफुल होने के लिए इग्नोर एवरीबॉडी बुक को लिखा। अब तक आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अगर हम अपने अंदर की क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, भले ही हम किसी भी क्षेत्र से क्यों न जुड़े हुए हों, लेकिन हम अगर इस बुक समरी में बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमें अपनी जिंदगी में बदलाव बहुत जल्दी महसूस होने लगेगा।
लेखक कहते हैं कि शुरू में उनका इरादा यह किताब लिखने का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जब उनके बॉस ने उन्हें अपने ब्लॉग में अपनी जॉब से रिलेटेड मार्केटिंग मैटर्स के बारे में लिखने से मना कर दिया, तो फिर उन्होंने लिखने के लिए कुछ और मैटर तलाशना शुरू किया। दोस्तों, अक्सर जिंदगी में एक रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरा रास्ता तो हमेशा खुला ही होता है, लेकिन टेंशन में आकर हम वो दूसरा रास्ता देख नहीं पाते, इसलिए लोग हमें हमारे असफल होने पर बातें करते हैं। ऐसा नहीं कि हम एक बार हारने या गिरने पर फिर से हिम्मत कर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जरूर बढ़ सकते हैं, लेकिन लोगों की बातों का डर ही हमें आगे बढ़ने से रोकता है। ये हमारे अंदर का डर ही होता है जिसकी वजह से हम हमारे मन में आए बहुत से क्रिएटिव विचारों को दुनिया के सामने नहीं ला पाते और दूसरों से ज्यादा प्रतिभा होते हुए भी हम एक साधारण सी जिंदगी जी रहे होते हैं। लेखक को जब उनके बॉस ने मार्केटिंग से रिलेटेड ब्लॉग लिखने से मना कर दिया तो वो निराश नहीं हुए और उन्होंने अपने अंदर की क्रिएटिविटी को पहचाना। सेल्फ एनालिसिस करने पर उन्हें पता चला कि जब उन्होंने एक कार्टूनिस्ट और एक क्रिएटिव राइटर के रूप में कई साल बिताए हैं तो उन्होंने सोचा कि अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने जिन मुश्किलों को पार किया है उसके बारे में ही लिखा जाए, ताकि आगे बढ़ने की तमन्ना रखने वाले लोगों के लिए रास्ता कुछ आसान हो जाए। दोस्तों, उम्मीद है इस बुक समरी को सुनते हुए आपने अपने अंदर बदलाव की थोड़ी सी रोशनी जरूर महसूस की होगी। उम्मीद की उस लौ को बुझने ना दीजिए और अपनी क्रिएटिविटी पर आज और अभी से ही काम करना शुरू कर दीजिए। अच्छे रिजल्ट्स यकीनन जरूर मिलेंगे। आज नहीं तो कल आप भी लोगों को इग्नोर करके गिल्टी ना फील करते हुए आगे बढ़ने के रास्ते ढूंढ ही लेंगे। आपने इस किताब की पूरी समरी सुनी, लेकिन आखिर में लेखक कहते हैं कि अगर उन्हें इस किताब की 2 लाइन की समरी कहना हो तो वो इसे कुछ इस तरह कहना चाहेंगे: कड़ी मेहनत करो, अपने इरादों पर डटे रहो और सादगी और शांति से जियो। दयालु बने रहो, लेकिन अपने फायदे की बात के बारे में भी सोचो। सकारात्मक बने रहो, अपनी किस्मत खुद बनाओ, लोगों की ना सुनो, बस उन्हें इग्नोर करते चलो। रचनात्मकता एक रहस्यमय शक्ति है, इसे अनदेखा ना कीजिए। ऑल द बेस्ट।